अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एम्पेयर्स लॉ। सबसे पहले आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज हमने जिन एरियाज़ को कवर करना है, सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो स्टेप्स इन्वॉल्विंग फॉर एप्लीकेशन के हमने जब एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करना है तो इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद जो हमने अगली चीज़ देखनी है, ये नया कंसेप्ट है हमारे पास, एम्पेरियन लूप या एम्पेरियन पाथ। थर्ड हमारे पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। अब यहाँ से हमारी एक एप्लीकेशन स्टार्ट हो, दो एप्लीकेशंस को आज हमने डील करना है। एक एप्लीकेशन होगी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर और दूसरी एप्लीकेशन है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड और लास्ट में राइट हैंड ग्रिप रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप्स इन्वॉल्विंग फॉर कैलकुलेशन। जब हमने कैलकुलेशन करनी है मैग्नेटिक फील्ड की तो इसमें स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहला जो हमने काम करना है वो एक सूटेबल एम्पेरियन लूप हमने चूज़ करना है। मैं फिर आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, पैरेलल हमारे पास टॉपिक आया था एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, तो वहाँ पे भी हमने स्टेप्स की बात की थी। तो वहाँ पे हमने बात की थी चूज़ अ सूटेबल गॉसियन सरफेस, वहाँ पे था गॉसियन सरफेस, यहाँ पे एम्पेरियन लूप। फ़र्क, वहाँ पे एक सरफेस थी, इमेजिनरी सरफेस थी, यहाँ पे इमेजिनरी लूप आएगा क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास एक जो वो सर्कुलर पैटर्न में आएगी या कुछ स्ट्रेट पैटर्न है उसमें आएगी और एक लूप में हमें करंट चाहिए होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, पाथ एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना है और फिर जब पाथ एलिमेंट्स को हमने कैलकुलेट कर लेना है फिर हमने एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई कर देना, जो कि हम समेशन फॉर्म में इसकी एप्लीकेशन, इसकी जो फार्मूला उसको हम स्टडी कर चुके हैं। और लास्ट हमारा काम क्या होगा, जब हमने एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई कर लिया उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहला जो अब कंसेप्ट आएगा एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन लूप क्या चीज़ है, एम्पेरियन पाथ क्या चीज़ है। It is an imaginary closed loop around a conductor through which magnetic field is calculated by applying Ampere's law। ये एक imaginary closed loop है, वहाँ पे था closed path, यहाँ पे है closed loop। ये imaginary closed loop है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जिसमें से हमने एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करने हुए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। और इसको चूज़ किस तरह करना है, इसको हमने चूज़ इस तरह करना है कि मैग्नेटिक फील्ड इस पाथ के अलॉन्ग कांस्टेंट रहेगी और इसकी डायरेक्शन डेल एल जो हमारे पास पाथ एलिमेंट बनेगा इसके साथ पैरेलल होगी। दो चीज़ें, दो कंडीशन है, एक चीज़ तो बल्कि तीन कंडीशन है, तीसरी वैसे वो तो कंफर्म है कि एक तो ये उस करंट को इनक्लोज कर रहा होगा ये एम्पेरियन पाथ, फिर दूसरी चीज़ कि इस पाथ के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी और तीसरी चीज़ ये कि मैग्नेटिक फील्ड की जो सिमत होगी वो पाथ एलिमेंट के पैरेलल होगी। अब कॉमन जो सिमेट्रीज आएंगी, गॉसियन जो सरफेस थी उस पर हमारे पास जो है वो स्फेरिकल सिमेट्री थी, प्लेनर सिमेट्री थी, सिलेंड्रिकल सिमेट्री थी। यहाँ पे जो कॉमन सिमेट्रीज हैं हमारे पास वो अगर करंट कैरिंग लॉन्ग वायर है इसके अराउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो एम्पेरियन लूप हमारे पास सर्कुलर आएगा और अगर करंट कैरिंग सोलेनॉइड है इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो इसके लिए एम्पेरियन लूप रेक्टेंगुलर आएगा। ये खैर दोनों को हम अप्लाई करेंगे, ये दोनों को हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। तो इससे पहले भी एम्पेयर्स लॉ में हम ये सिचुएशन को डील कर चुके हैं, अब सिर्फ हमने उसका फार्मूला एक राइट करना है कि एम्पेयर्स लॉ जब मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए यूज़ होगा। तो हमने काम क्या करना है जी, हमने एज्यूम कर लिया एक वायर है हमारे पास, करंट आई फ्लो कर रहा है और इसमें करंट फ्लो करने के बाद इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हो रही है और उसको किसी भी आर डिस्टेंस पे हम फाइंड करना चाह रहे हैं। वो आर डिस्टेंस ही उस सर्कल का, उस एम्पेरियन लूप का जो है वो हमारे पास रेडियस बन जाएगा। हमने क्या करना है जी, इस सर्कुलर लूप को हमने
जो कि हमारे पास एम्पेरियन पाथ, हमने क्या बात की थी कि अगर लॉन्ग वायर है तो उसके लिए एम्पेरियन पाथ हमारे पास सर्कुलर आएगा। तो ये सर्कुलर एक लूप हमारे पास एम्पेरियन पाथ आ गया। अब हमने इसको n पैचेस में डिवाइड कर देना है और हर पैच की जो विड्थ होगी हमारे पास दैट विल बी डेल्टा एल। अब हमने अगला काम ये करना है कि हमने पाथ एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम लिखते हैं जी, फर्स्ट पाथ एलिमेंट विल बी इक्वल टू बी डॉट डेल एल वन इक्वल टू बी वन डॉट डेल एल वन इक्वल्स टू बी वन डेल एल वन कॉस ज़ीरो, क्योंकि हमने कहा था कि एम्पेरियन पाथ चूज़ इस तरह करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी और इसकी सिमत डेल एल के पाथ एलिमेंट के पैरेलल होगी। तो कॉस ज़ीरो इक्वल टू वन इक्वल्स टू बी वन डेल एल वन। सिमिलरली सेकेंड जो हमारे पास एलिमेंट आएगा दैट विल बी बी डॉट डेल एल टू इक्वल्स टू बी टू डॉट डेल एल टू इक्वल्स टू बी टू डेल एल टू कॉस ज़ीरो इक्वल्स टू बी टू डेल एल टू। इसी तरह बी थ्री डेल एल थ्री सो ऑन। और ये लास्ट एलिमेंट जो हमारे पास nth एलिमेंट आएगा इसके लिए हम राइट करेंगे बी एन डॉट डेल एल एन इक्वल्स टू बी एन डेल एल एन कॉस ज़ीरो इक्वल्स टू बी एन डेल एल एन। ये पाथ एलिमेंट्स हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब हमने अगला काम क्या करना है, हमने इन पाथ एलिमेंट्स को ऐड करना है और एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई कर देना है। एम्पेयर लॉ हमें क्या बताता है जी, पाथ एलिमेंट्स का जो समेशन होगी इट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज। तो बी डॉट डेल एल वन प्लस बी डॉट डेल एल टू प्लस बी डॉट डेल एल थ्री प्लस सो ऑन प्लस बी डॉट डेल एल एन इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज। अब हमने इनकी वैल्यूज़ जो फाइंड की थी वो हमने उसी तरह राइट कर देनी है। बी वन डेल एल वन प्लस बी टू डेल एल टू प्लस बी थ्री डेल एल थ्री प्लस सो वन प्लस बी एन डेल एल एन इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड। अब एक चीज़ हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सब पाथ एलिमेंट्स में कांस्टेंट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त तक चेंज नहीं होगी जब तक हमारा सेंटर से वायर से डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। सर्कुलर लूप है तो सर्कुलर लूप में पूरे सरकमफ्रेंस पे तमाम का जो फासला है वो रेडियस के इक्वल है, तो फासला कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रही। इसकी डायरेक्शन हर पैच पे जो वो हमने पैरेलल ली है, तो बी सब के लिए कॉमन आ जाएगा। तो बी कॉमन आ गया, बाकी रह गया डेल एल वन प्लस डेल एल टू प्लस डेल एल थ्री प्लस सोन प्लस डेल एल एन इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज। अब ये तमाम पैचेस का सम ये हमें पता है ये किसके इक्वल बनेगा, इट विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। वो एम्पेरियन लूप जो हमने सर्कुलर शेप में लिया था, ये तमाम डेल एल जो हमारे पास आ गए इन सब का सम, क्योंकि उसी सर्कमफ्रेंस को हमने n पैचेस में डिवाइड किया था, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, b इंटू टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब करंट इनक्लोज की बजाय मैं आई लिख रहा हूँ जो कि उस लूप का करंट है, और b विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अब यहाँ से हमारे पास फार्मूला आ चुका है, कोई भी करंट कैरिंग वायर हो। अब जैसा कि हमारे यहाँ घरों के बाहर या बाहर रोड्स पे आपने बिजली की तारें देखी होंगी, आपको उसके अलावा कोई वायर है उसकी वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। आप मैग्नेटिक फील्ड कितने फासले पे फाइंड करनी है, ये एक यहाँ पे अहम सवाल होगा, क्योंकि जितने फासले पे फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी उसी तरह चेंज होगा। अब उस फासले पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको आपने फाइंड करना है, तो ये फार्मूला आपने अप्लाई कर देना है। अब आपको दो चीज़ें इसमें से सिर्फ चाहिए, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आई और आर। आई उस वायर का करंट होगा और आर वो डिस्टेंस होगा जिस डिस्टेंस पे आप मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप याद करें तो लेक्चर नंबर 1 में हमने जो बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड के जो रूल्स थे, वहाँ पे हमने 5th रूल जो देखा था उसकी जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ से हो रही है कि मैग्नेटिक फील्ड आर के इन्वर्स प्रोपोर्शन में। और हमने भी यही बात की थी कि अगर हम डिस्टेंस चेंज करेंगे
तो मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ इन्वर्सली चेंज होगी। अब सेकंड हमारे पास एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, इसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, इसके इनसाइड फाइंड करनी है। तो सबसे पहला जो सवाल माइंड में आता है व्हाट इज सोलेनॉइड। तो इससे पहले आप प्रीवियस क्लास में इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं। सोलेनॉइड क्या है जी? अ सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ वायर विच इज वाउंडेड इन सच अ वे दैट इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। ये वायर की कॉइल ही है, आपने इसको इस तरह माउंट कर दिया कि इसकी बहुत सारी टर्न्स हैं, और ये बहुत सारी टर्न्स हैं, ये क्लोजली ये टर्न्स एक दूसरे के करीब करीब हैं, और इसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती है और ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और जब करंट फ्लो करता है तब इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब जैसे ही करंट ज़ीरो तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी ज़ीरो। इसी वजह से इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बी बोलते हैं। ये डायग्राम में भी आपने देख लिया कि ये सोलेनॉइड है, इसको किसी सिलेंडर के ऊपर भी वाउंड कर सकते हैं और उसके बगैर भी वाउंड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन होगा क्या कि इसकी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक पैटर्न है हमारे पास। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए डॉट और क्रॉस भी बना दिए हैं। ये जो डॉट और क्रॉस आपको इतने ज़्यादा नज़र आ रही है, असल में इसकी नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं। ये आपने इसको जब अंडरस्टैंड करना है तो एक डॉट और उसके नीचे वाला क्रॉस, ये एक लूप है, ये एक टर्न है, क्योंकि काफ़ी सारी टर्न्स हैं ना। फिर अगली टर्न के लिए एक डॉट एक क्रॉस, फिर अगली टर्न एक डॉट एक क्रॉस। अब है क्या असल में, हर टर्न के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हमने जब फाइंड करनी होगी तो अब हमने किस तरह फाइंड, ये डॉट और क्रॉस, ये असल में हमें जो करंट है इसका वो बता रहे हैं। अब इसमें है क्या कि करंट इसमें सर्कुलर होगा। अब ये आप डायग्राम में भी दे सकते हैं, इसके दो सिरे निकल रहे हैं, दोनों को जब बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो करंट इसका सर्कुलर शेप में आएगा। तो हम इसका फ्रंट एज देख रहे हैं कि ऊपर से करंट, हमारा जो ऊपर वाला एज है वहाँ से करंट एग्जिट हो रहा है और ये डाउनवर्ड जाके फिर नीचे वाले एज से एंटर हो रहा है। जिस साइड को हम फेस कर रहे हैं, ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, नीचे से करंट अंदर जा रहा है, ऊपर से बाहर नीचे से अंदर। इस तरह हमने इसको करना है स्टडी। और हर लूप के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो वो सर्कुलर आएगी। ये तमाम लूप्स की, तमाम टर्न्स की मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप हो गए इनसाइड। जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनेगा ये स्ट्रेट लाइन बनेगा पैटर्न, ये स्ट्रेट लाइन पैटर्न बनेगा, और ये इन्हांस इतनी हो जाएगी कि ये बिल्कुल बार मैग्नेट वाला बिहेवियर शो करती है। आउटसाइड जो इसके फील्ड है वो बहुत वीक है और उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। हाँ जी, अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप था चूज़ अ सूटेबल एम्पेरियन पाथ। तो यहाँ पे हमने एम्पेरियन पाथ को चूज़ करना है, तो वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। हमने देख लिया, ये हमने डायग्राम में ये सोलेनॉइड, या आपको यहाँ पे 2D में खैर शेप नज़र आ रही, हमने इसको कट कर लिया सेंटर से। सेंटर को हमने कट करके इसका फ्रंट एज अपने सामने रख रहे हैं। अब जिस तरह यहाँ पे आपको डायग्राम की वो प्रॉपर समझ में आ रही है कि डॉट और क्रॉस के ऊपर से करंट एग्जिट, नीचे एंटर। और हमने ये समझ लें कि एक चाहे वो शीशे का ग्लास था उसको समझ लें कि हमने हॉरिजॉन्टल प्लेस करके और सेंटर से कट कर लिया और फ्रंट एज पे हम इसको देख रहे हैं। अब हमने एम्पेरियन पाथ रेक्टेंगुलर शेप में ले लिया, क्योंकि हमने इसमें ये बात की थी कि सोलेनॉइड के लिए जो सिमेट्री यूज़ होती है दैट इज़ इन रेक्टेंगुलर शेप। और इसकी चार हमने साइडें ले ली हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, और तमाम की लेंथ एल ए बी, एल बी सी, एल सी डी और एल डी ए हैं। अब इसमें यह देखा जा सकता है कि इसकी एक साइड जो डी सी है ये सोलेनॉइड के बाहर है। हम असल में हर केस को यहाँ पे जो है वो करना चाह रहे हैं डिस्कस, कि हम परपेंडिकुलर वाला केस भी देख लें, हम पैरेलल वाला भी केस देख लें, हम आउटसाइड वाला केस भी देख लें। तो इसकी दो साइड, साइड बी सी और साइड डी ए, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं। इसकी साइड जो ए बी है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और साइड जो डी सी है ये आउटसाइड द सोलेनॉइड है। अब हमारा काम क्या है जी, हमने पाथ एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना है, और उससे पहले हमने एज्यूम कर लिया कि लेंथ ए बी ए L1 है, बी सी L2 है, लेंथ सी डी L3 है, और इसी तरह एल डी ए इक्वल्स टू L4। ये हमने इनको अपनी जो मर्ज़ी उससे नाम दे लिए हैं। आप जब
ड्राइव करना चाहेंगे तो आप इसके अलावा भी नाम दे सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने पाथ एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना है। तो पहला पाथ एलिमेंट ए बी है हमारा, अलॉन्ग ए बी। तो बी डॉट डेल ए बी इक्वल्स टू बी ए बी डॉट डेल एल ए बी। डेल एल ए बी को हमने नाम दे दिया था L1 का, तो यहाँ से बी L1, यहाँ पे ए बी साइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो cos 0 इक्वल्स टू बी L1। और यहाँ पे B1 BAB कुछ नहीं लिखा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर यूनिफॉर्म है और सबके लिए सेम है। तो यहाँ पे फर्स्ट पाथ जो पाथ एलिमेंट है दिस इज़ BL1। सेकंड पाथ एलिमेंट ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, इट विल बी इक्वल टू, ये BC है हमारे पास। अब हम एक जो पैटर्न है उसमें चल रहे हैं, तो BC साइड के लिए B डॉट डेल एल BC इक्वल्स टू BC डॉट डेल एल BC। यहाँ पे cos 90 है, ये साइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो इसकी कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं आएगी, ये पाथ एलिमेंट विल बी इक्वल टू 0। थर्ड पाथ CD, ये आउटसाइड द सोलेनॉइड है तो B डॉट डेल एल CD इक्वल्स टू BCD डॉट डेल एल CD, BCD इक्वल्स टू 0। आउटसाइड फील्ड वीक है तो हम अप्रॉक्सीमेटली इसे 0 के इक्वल ले रहे हैं, तो 0 इंटू L3 cos 180 इक्वल्स टू 0। तो ये थर्ड साइड की भी कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। फोर्थ साइड DA, तो B डॉट डेल एल DA इक्वल्स टू BDA डॉट डेल एल DA इक्वल्स टू BL4 cos 90, क्योंकि DA साइड भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है इक्वल्स टू 0, तो इस साइड की भी कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ जो आ रही है वो ऑब्जर्वेशन में, दैट इज़ कि एक साइड ओनली सिंगल साइड AB यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही है, बाकी तीनों साइड्स मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। तो अब हमारा काम क्या जी, हमने एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई कर देना है, सब साइड को सम करना है। एम्पेयर्स लॉ को जब हमने अप्लाई करना है, इट इज़ B डॉट डेल एल AB प्लस B डॉट डेल एल BC प्लस B डॉट डेल एल CD प्लस B डॉट डेल एल DA इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड। अब चारों साइडों को हमने सम कर देना, पाथ एलिमेंट्स को BL1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड। यहाँ से BL1 इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड। अब करंट इनक्लोज्ड यहाँ पे एक हमें ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए करंट इनक्लोज्ड क्योंकि ये करंट हमें वो चाहिए जो हमारे एम्पेरियन पाथ में आ रहा है, सारा करंट नहीं। अब यहाँ से आप कहेंगे कि ये किस तरह हो गया, क्योंकि सब जो सर्किट है वो तो सीरीज़ में है, एक ही वायर है जो हमने कॉइल बना दी थी। लेकिन देखें एक चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है कि हमने जितनी टर्न्स बनानी है, हर टर्न की अपनी कंट्रीब्यूशन है, हर टर्न अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। तो जितनी ज़्यादा टर्न्स हम शामिल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी कम टर्न्स होंगी मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी वीक होगी। तो यहाँ पे हमें असल में जब कंट्रीब्यूशन देखनी है तो हर टर्न की देखनी है, तो इस वजह से करंट इनक्लोज जो यहाँ पे आएगा वो उन तमाम टर्न्स का करंट आएगा जो वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये अलग बात होगी अगर पूरी सोलेनॉइड में से 5 एम्पीयर करंट है, तो अगर हम 50 टर्न्स उसकी बना चुके हैं, उस तार की 50 टर्न्स हैं और 5 एम्पीयर करंट है, अगर आप 50 टर्न्स ही सारी शामिल करेंगे तब हमारे पास करंट 5 एम्पीयर ही होगा, तब करंट इनक्लोज 5 एम्पीयर ही होगा। लेकिन आप अगर आपका उसका कुछ पीस आप सैंपल के लिए ले रहे हैं, वहाँ पे हमें सिर्फ उतने पीस में हर टर्न्स कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, वहाँ पे हमें अगर 50 टर्न्स हैं 5 एम्पीयर करंट है तो 5 को 50 से डिवाइड करके 1 टर्न का करंट आ जाएगा। तो जितने टर्न्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं, अगर 10 कर रही हैं उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 10 जो टर्न्स हैं उनका करंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम करंट इनक्लोज उतने टर्न्स का यहाँ पे जो है वो हमने शामिल करना है। तो यहाँ पे एक नई टर्म हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, स्मॉल n, जो कि है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये अभी तो आप वो इसमें नहीं जाएंगे जो ये डिज़ाइनिंग है इसकी, लेकिन जो इंजीनियर्स हैं, जो मार्केट्स में जो कंपनीज़ हैं, जब सोलेनॉइड डिज़ाइन करती हैं तो ये हर सोलेनॉइड के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
ये हमें ये जो है वो सोलेनॉइड उसके लिए कांस्टेंट है जो कि हमें बताती है कि इसकी वाइंडिंग किस हिसाब से की गई है। तो अगर सोलेनॉइड की नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है और जो L1 साइड है ये इसमें टर्न्स फिर कितनी आएंगी, इट विल बी इक्वल टू n इंटू L1। ये वो टर्न्स आएंगी क्योंकि अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करनी है तो फिर स्मॉल n को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे लेंथ हमें कौन सी लेंथ चाहिए, दिस इज़ द L1 लेंथ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक साइड ही कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इस साइड में कितनी टर्न्स आ चुकी हैं वो हमें चाहिए होंगी। तो वो हमारे पास NL1 है। तो NL1 करंट कितना इनक्लोज करेगी, तो वो अगर एक साइड जो करंट एक टर्न जो करंट इनक्लोज कर रही है वो I है, तो टोटल करंट विल बी इक्वल टू NL1 इंटू आई। अब NL1 इंटू आई ये हमारे पास उतनी टर्न्स का, ये 10 टर्न्स है, 20 है, ये 30 हैं। ये जो L1 टर्न्स इंटरसेप्ट कर रही है इसमें कितनी टर्न्स आ रही हैं, ये उनका करंट हमारे पास आ चुका है। अब इसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, BL1 इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू NL1 आई। L1 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NI। अब यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है ये हमें क्या बता रहा है कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, बल्कि एक तो कांस्टेंट ही है, 2 फैक्टर्स हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये जितनी ज़्यादा होगा ये फैक्टर, मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी जो है वो स्ट्रॉन्गर होगी। और सेकंड चीज़ है हमारे पास करंट सोलेनॉइड का जितना ज़्यादा होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने अगर हमने, तो उसके लिए हमारे पास राइट हैंड ग्रिप रूल है जो हमें क्या कहता है जी, सोलेनॉइड को राइट हैंड में इस तरह ग्रिप कर लें कि अगर आपकी कर्लिंग फिंगर्स करंट को बताएं तो आपका जो थंब होगा ये नॉर्थ पोल को बताएगा, उस सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका नॉर्थ पोल को बताएगा। अब ये डायग्राम में भी देखा जा सकता है। तो सोलेनॉइड को आपने ग्राफ्स किस तरह करना है, इस तरह ग्रिप कर लेना है अपने हाथ में कि आपका फिंगर्स का कर्ल। अब देखें, एक बात याद रखें, जो स्टार्ट में हमने रूल देखा था वो रूल क्या था, वायर को इस तरह ग्राफ्स कर लें कि आपका थंब अगर करंट को बताए तो फिंगर्स का कर्ल हमें मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। वहाँ पे करंट स्ट्रेट था, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर थी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, करंट सर्कुलर है क्योंकि सोलेनॉइड है, इसमें करंट सर्कुलर है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट बनती है। तो इसके लिए हमने फिंगर्स का कर्ल जो है वो कन्वेंशनल जो करंट है इसकी तरफ रखना है। हमारा जो थंब होगा ये हमें नॉर्थ पोल को बताएगा। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।